हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नर्सिंग और मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू। इट मीन जब भी आप नर्सिंग के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को आनी चाहिए। तो मोटा मोटा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको डी कैपिटल बाकी सारे स्मॉल में है, DRPARVNMEDICINE डॉक्टर प्रवीण मेडिसिन के नाम से आपको चैनल मिलेगा यूट्यूब पे। उस पर आपको सारे यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ें क्या क्या हैं। पहली चीज़ है कि नर्सिंग केयर का इंपॉर्टेंस क्यों है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसका ब्रीफिंग कर रहा हूं मैं इनकी कि डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट, इनका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। डॉक्टर का जो रियल मीनिंग है वो है टीचर कम केयर गिवर। मतलब ये एक तो पेशेंट और उनके साथ वालों को टीच करेगा बीमारी के बारे में, और सारे स्टाफ को ट्रेन करेगा, प्लस केयर देगा। केयर मतलब कि मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा है नर्स। नर्स का कैडर इसलिए आया कि डॉक्टर सारे काम अकेले नहीं कर सकता, तो उसके अपने हेल्पिंग हैंड चाहिए थे उसको, तो उसने एक नर्स का कैडर क्रिएट हुआ। इसका मतलब होता है नर्सिंग का नरिश करना, केयर देना, केयर गिवर। ये मैं आपको बताऊंगा, एक मेरे वीडियो में मैंने बताया भी है कि एक नर्स का काम केवल इंजेक्शन लगाना नहीं है, बहुत सारी ड्यूटीज एक नर्स को प्ले करनी पड़ती है अपनी ड्यूटी पे रहते। तो जिस हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर अच्छी होगी उस हॉस्पिटल में डेथ रेट कम से कम होगा। अकेले डॉक्टर अच्छे होने से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। जिस हॉस्पिटल में सारी मशीनें, सारी स्टाफ और सारी केयर अच्छी होगी वो हॉस्पिटल हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद है पेशेंट। पेशेंट मतलब सफरर, जो बीमारी से ग्रसित है। इसका मतलब एक बीमारी को ठीक करने के लिए हमें एक केयर गिवर की जरूरत थी, उस बीमारी को जो समझ सके, उस बीमारी को जो बता सके पेशेंट को और पेशेंट के साथ वालों को। इसलिए एक कैडर आया डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर सारे काम अकेले नहीं कर सकता, और बहुत सारी रिटन डॉक्यूमेंटेशन और सारी उसकी देखरेख, सारी इक्विपमेंट की देखरेख, सारा मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो सारा काम नर्स ही करती है। तो इसीलिए वो कैडर आया नर्सिंग का। अब हम जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए नर्सिंग केयर को उनकी ड्यूटीज पता होनी चाहिए कि उनका काम असाइन क्या है, क्या क्या ड्यूटीज होती है नर्स की। उसके बाद जो हम इंटरव्यू में यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं, जब मैं भी पूछता हूं, वाइटल चार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइटल चार्टिंग, वाइटल चार्टिंग के बारे में एक अलग से वीडियो है मेरी, उस पर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी ब्रीफिंग कर रहा हूं क्योंकि एक कंसाइज एक वीडियो है। जो हम वाइटल चार्टिंग में इंक्लूड करते हैं वो है, पहले है ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 एंड यूरिन आउटपुट। एक और पैरामीटर हुई यूजुअली रिकमेंड, जो हम यूजुअली पूछते हैं, GCS के बारे में। अब इनकी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको भी एक बार कंसाइज में कर दिया। इसकी डिटेल आप मेरी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने वाइटल चार्टिंग पे, वो आप देखिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उसमें वाइटल में क्या क्या पूछते हैं। नॉर्मल वैल्यूज पता होने चाहिए आपको। वाइटल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वाइटल में आपको नॉर्मल वैल्यूज सारी आनी चाहिए। दूसरा, कब कब हमें अलर्ट होना है, अलर्ट कंडीशंस वो पता होना चाहिए, पहला काम। तो पहला क्वेश्चन आपसे
ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ वाइटल चार्टिंग। एक और वाइटल है टेम्परेचर। तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, यूरिन आउटपुट, GCS, टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर यूजुअली वार्ड्स में GCS और आउटपुट की तरफ थोड़ा ध्यान कम देते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल केयर में होते हैं, ICU में होते हैं, तो ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए, चाहे वो वार्ड में हो, क्योंकि कौन सा पेशेंट वार्ड में इमरजेंसी बन जाए नहीं पता होता है। इसलिए अगर जो प्रॉपर मॉनिटर्स को इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखेंगे तो कोई पेशेंट आपसे खराब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं, कब कब आप अलर्ट होंगे, कितनी नॉर्मल वैल्यू आउटपुट की होती है, GCS स्केल कितना होता है, टेम्परेचर की नॉर्मल वैल्यूज क्या है, रेस्पिरेटरी रेट की नॉर्मल वैल्यू क्या है, पल्स रेट की नॉर्मल वैल्यूज क्या है, और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज क्या है। उसके बाद हम आते हैं अगला पैरामीटर जो है, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पैरामीटर तो क्या है, क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, आफ्टर वाइटल्स व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अब इसकी डिटेल भी मैंने एक वीडियो में मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि अभी अब इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। पहला है ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, दूसरा यूरिन की इन्वेस्टिगेशन, तीसरा अदर फ्लूइड्स, क्योंकि ये तो आप जानते हैं सारे, ब्लड की सब जानते हैं, यूरिन की सब जानते हैं, लेकिन अदर फ्लूइड्स में बहुत सारी होती हैं, जैसे कि प्लूरल फ्लूइड, असाइटिक फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। और उसके बाद CSF, कोई पस, ड्रेन, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ भी इतनी तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड में, यूरिन में, अदर फ्लूइड्स में, ठीक है। उसके बाद होती है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। रेडियोलॉजिकल में भी आपको यू शुड नो इन डिटेल कि मेन जो हम जानते हैं एक्सरे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये दो तो हमें पता होती हैं, और CT स्कैन। अब CT स्कैन के बारे में आपको पता होना चाहिए टाइप्स क्या होते हैं, दो तरह का होता है, नॉन कंट्रास्ट और कंट्रास्ट। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कंट्रास्ट करवाने से पहले किस चीज़, विशेष चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, तो आपका आंसर होगा सीरम RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट हमें असेस करने हैं पहले पेशेंट के, कि पेशेंट किडनी फेलियर में तो नहीं है, और या फिर उसकी जो रिक्रिएटिनिन यूरिया या ब्लड यूरिन नाइट्रोजन डिरेंज में तो नहीं है। अगर ये डिरेंज है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, वो बताएगा कि क्या हमें इस टेस्ट को करवाना है कि नहीं करवाना, लेकिन बेसिक टेस्ट आपको ये होना चाहिए। उसके बाद होता है MRI। अब MRI भी जिस तरह ये एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन अलग सारे पार्ट्स के हो सकते हैं, ऐसे MRI भी सब पार्ट्स की हो सकती है। कुछ पार्ट्स में यूजली हम MRI एडवाइज नहीं करते, जैसे कि MRI लंग थोड़ा रेयरली एडवाइज करते हैं, बाकी सब पार्ट्स में हम MRI करवा सकते हैं। MRI में भी सेम होता है, कंट्रास्ट वाला MRI और नॉन कंट्रास्ट MRI। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कोई भी नर्सिंग स्टाफ या इंचार्ज जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो डॉक्टर इंटरव्यू ले रहा है, या MO के लिए जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा है, वो ये पूछ सकते हैं कि MRI में आप क्या चीज़ विशेष ध्यान रखोगे। तो MRI के लिए विशेष चीज़ ध्यान है आपकी कि जो कोई पेशेंट ने कोई डिवाइस तो नहीं डाली हुई, जैसे कि ICD डिवाइस होती है, CRRT डिवाइस होती है, कोई स्टंटिंग तो नहीं हुई, तो उन्हें पूछना पड़ता है कि या कोई और बॉडी में कोई इंस्टॉल तो नहीं किया हुआ मशीन, तो वो MR कंपैटिबल है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको MRI मशीन के या उस चैम्बर में लेके जाएंगे कि वो कहीं मैग्नेट्स के द्वारा अफेक्ट तो नहीं होगी, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हो जब भी कभी आप MRI के लिए जाते हो तो आपके सारे गहने और लोहे की चीज़ें सब निकाल ली जाती हैं, सिक्के हैं, फ़ोन हैं, सब निकाल लिया जाता है,
ताकि उसमें इतना स्ट्रॉन्ग करंट होता है कि उसमें डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी है। अब ये तो मैं अभी बताइए मैंने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। अब आपसे इंटरव्यू चल रहा है और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो और आपको टेस्ट कौन कौन से पता होने चाहिए। अब ब्लड, यूरिन और रेडियोलॉजिकल भी अभी काफ़ी रह गए हैं अभी, तो मैं और टेस्ट आपके बारे में लिख के देता हूँ मैं भी आपको। अब मैं जो टेस्ट लिख रहा हूँ एडवांस टेस्ट है ये, लाइक पेट स्कैन, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, ठीक है। और कौन कौन से टेस्ट हैं अभी, ये टेस्ट तो लिस्ट बहुत सारी जो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेन अपने हॉस्पिटल में होते रहते हैं। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, डोबूटामीन स्ट्रेस इको। अब ये पूछ सकते हैं अभी ये डॉक्टर स्ट्रेस इको कब करते हैं, तो जो पेशेंट मशीन पे नहीं भाग सकते उनको हम इंजेक्शन के द्वारा हार्ट रेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उनका नाम होता है डोबूटामीन स्ट्रेस इको, ठीक है। और इसके अलावा जो आप सब जानते हो एंजियोग्राफी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी, तो आप बोलोगे कि सर दो तरह की होती है, कन्वेंशनल जो कि हम एक आर्टरी के थ्रू चैनल डाल के वायर इंसर्ट करके हम करते हैं कन्वेंशनल। दूसरी होती है सीटी एंजियो, सीटी मशीन के द्वारा हम भी सीटी एंजियो कर सकते हैं। तो दीज वर द कार्डियक टेस्ट। अब मैं आपको इस सिस्टम वाइज लिख के दे रहा हूँ टेस्ट ताकि आपको याद रहे, इससे आपको इजी रहेगा भी हाँ भी याद करना कि कार्डियक वाले कौन से हैं और सिस्टम वाइज कौन से। अब ब्रेन के टेस्ट लिख रहा हूं मैं अभी, ईजी, एनसीवी, ईएमजी, ईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। जिस तरह हमारे दिल की ईसीजी होती है वैसे ब्रेन की हमारी ईजी होती है। फिर होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, क्योंकि नर्व सिस्टम में हमारे पास दो चीजें हैं, ब्रेन है और नसें हैं, करंट वाली नसें। तो ब्रेन को पकड़ने के लिए हम ईजी करते हैं, जो बाकी नसें हैं उनका करंट पकड़ने के लिए हम एनसीवी करते हैं, मांसपेशियों के लिए हम ईएमजी करते हैं। ईजी, एनसीवी, ईएमजी और विजुअल इवोक पोटेंशियल करते हैं, ये यूजली ईएनटी वाले करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेन टेस्ट आपके ये हैं। जो न्यूरोलॉजिकल में मेन टेस्ट और होता है सीटी और ब्रेन एमआरआई, सॉरी सीटी एंड एमआरआई, स्पाइन का और ब्रेन का। तो ये टेस्ट आपके पूछ सकते हैं। अब गैस्ट्रो में क्या क्या टेस्ट के बारे में जानते हो आपको पता है मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो गैस्ट्रो में होता है वो होता है एंडोस्कोपी, फिर होती है कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, ईआरसीपी, ऐसे एक एमआरसीपी भी होती है ये जिसमें हम इन्वेजिव नहीं जाते, एमआरआई की मदद से कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एमआरसीपी, ठीक है। फिर एसबीपी, एसबीई, सिंगल बैलून एंटेरोस्कोपी, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। और भी हमने बेटा तो हमें अभी पढ़ के आए थे, बेरियम मील फॉलो थ्रू, बेरियम स्वेलो, ठीक है। एक और टेस्ट था मैं आपको मेन बता देता हूँ, इसमें मैं लिखना भूल गया, पस में फ्लूइड में सीमन, ठीक है, और स्टूल, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब इस तरह की मेन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम टेस्ट करते हैं यूजुअली ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। एक टेस्ट और था यहाँ पर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, फिर हम एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, बायोप्सी लेते हैं, एंडोब्रोंकियल बायोप्सी। इसके अलावा हम जो मेन टेस्ट है वो करते हैं रेगुलर पीएफटी करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है।
एक सीपेट भी होता है, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग। ये कुछ टेस्ट आपने सुने भी होंगे, कुछ टेस्ट नहीं भी सुने होंगे। अगर आप इसको सुन लेंगे ध्यान से तो ये आपको याद रहेंगे, ये आपके बैठ जाएंगे सारे माइंड में, ठीक है। तो इसके बाद जो और अदर टेस्ट रह गए वो एडवांस टेस्ट हो जाते हैं। तो इतना भी एक डॉपलर है, यूएसजी है, मेन जो आप टेस्ट करते हैं यूएसजी है। यूएसजी में एक डॉपलर भी होता है, कलर डॉपलर कहते हैं। कलर डॉपलर दो तरह का होता है, वीनस एंड आर्टेरियल। तो ये मेन मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और क्या कुछ इंटरव्यू पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट आर द ड्रग्स, बेसिक ड्रग्स। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूँगा यहीं पर आपको, अनाटमी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में। तो अनाटमी मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है अनाटमी, फिर आप इतना लंबा चैप्टर पढ़ नहीं पाएंगे। हम फास्ट करते हैं अनाटमी में। पहला सिस्टम है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम ना, सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहेंगे आप इसको बेसिकली। सीएनएस एंड पीएनएस दो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है, पीएनएस में सारी नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड रेस्ट नर्व्स, ठीक है। अगला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नेल से, मतलब कि जो आप में नथुने हैं, नेल्स हैं, नाखून नाम है आपके, नेल्स हैं, नोज यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड खत्म होता है एल्विलाई तक। तो इसमें क्या क्या आएगा, नोज, नेजोफेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स, ठीक है। अगला सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस सिस्टम कहते हैं। इसमें आपका हार्ट और वेसल्स आती हैं सारी इसमें, चाहे वेसल वीनस हो या आर्टरी हो या लिम्फेटिक हो। तीन तरह की वेसल होती हैं, दो तरह की नहीं होती जो आप यूजली मानते हैं। अगला सिस्टम होता है जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम मुंह से स्टार्ट होता है, ओरल से स्टार्ट होता हुआ ओरल, ओरोफेरिंग्स, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनल, फिर रेक्टम, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम के बारे में अनाटमी बता रहा हूँ बेसिक सी। अब इसकी डिटेल पढ़नी है तो उसके लिए फिर आपको फिर डिटेल जाना पड़ेगा। और सिस्टम कौन कौन से रह गए, अब ये तो हमारे मेन सिस्टम थे, रेस्पिरेटरी, सीवीएस, जीआईटी, ब्रेन। फिर है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें सारी मसल और हड्डियां आती हैं, बोन्स आती हैं, ठीक है। अगला है एंडोक्राइनल सिस्टम। दिस इज द बेसिक सिस्टम जो सारे सिस्टमों को चलाता है। एक ब्रेन वाला, वैसे तो सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है। एक और रह गया, अभी भूल गए आप, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम यू नो, कौन कौन से सिस्टम के बारे में आप जानते हैं बॉडी में। तो आप स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से, सच इज टू टाइप्स, सीएनएस एंड पीएनएस, देन गो अहेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सीवीएस, जीआईटी, मस्कुलोस्केलेटल, जेनाइटो यूरिनरी। जेनाइटो यूरिनरी में क्या आता है, किडनी आती है इसमें, यूरेथ्रा, सारा, एंड जेनाइटल ऑर्गन्स भी, मेल एंड फीमेल के डिफरेंट, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स। अब हर एक सिस्टम के बारे में वो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेसिक दे रहा हूँ कि आपको इतना आना चाहिए सिस्टम के बारे में, इतना कुछ हमें पढ़ना है। तो आगे जो पूछ सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, क्या बेसिक इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो, इक्विपमेंट कह सकते हो आप। इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल बहुत ज्यादा हो जाएगी। वही मॉनिटर्स पहले सब स्टार्ट करेंगे, ईसीजी मशीन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं भी एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ईसीजी करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि ये ईसीजी तो कम मर्जी पूछ सकता है आपसे, ईसीजी में लीड्स कौन कौन तरह की लीड होती हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं। दूसरा पूछ सकता है आपके मॉनिटर के बारे में, मॉनिटर में क्या क्या आ रहा है, सारे वाइटल्स आ रहे हैं उसमें, क्या है उसकी सिग्निफिकेंस है, वो सारा मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद नेबुलाइजेशन टेक्निक के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ टू नेबुलाइज, कितना आपने उसमें सोल्यूशन डालना है, कितना कौन कौन तरह के नेबुलाइजेशन सब्सटेंस होते हैं, रेस्पिरेटरी कौन कौन से होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछते हैं वो पूछते हैं आपसे इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, आप क्या जानते हो। इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो कि आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ना हो, आपके पेशेंट को
आपकी वजह से या किसी और पेशेंट की वजह से इन्फेक्शन ना फैले, ताकि वो सेप्सिस में लैंड ना करे। तो हैंड वॉशिंग के मैकेनिज्म से पूछते, हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स हैं सारे वो आपको पूरे आने चाहिए, एक ही चीज़ आनी चाहिए हैंड वॉशिंग के। उसके बाद पेशेंट की केयर स्टेप हैंड वॉशिंग से स्टार्ट करके हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हिस्से में आप इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो वो ये जरूर पूछेगा कि व्हाट आर द, क्योंकि आजकल हमारे आईसीयू में सबसे मेन को जो मोर्टेलिटी का है वो सेप्सिस से इन्फेक्शन है। जो इंटर पेशेंट जो ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्शन, वो हमें कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके लिए वो पूछ सकता है कि आप फॉलिज डालोगे तो कैसे डालोगे, क्या क्या कौन कौन सी किट्स यूज करोगे, ठीक है, क्या क्या सावधानियां बरतोगे, प्रिकॉशन क्या करो, इसको डिटेल से पढ़ना है आपने। दूसरा, फॉलिज के साथ सबसे पहले पूछता है कि आप कैनुला जब इंसर्ट करते हो, वेन फ्लो कह लो, जेल ट्यूब कह लो, तो उसमें आप क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो। इसका लिंक भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू इंसर्ट ए कैनुला। कैनुला दो तरह का होता है, वीनस एंड आर्टेरियल, ठीक है। तो वेन भी दो तरह की होती है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। जो हम यूजली अपने हाथ में कैनुला डालते हैं, दीज ऑल आर पेरिफेरल वेन्स ना। जो सेंट्रल लाइन डालते हैं, इंटरजूलर वेन में डालते हैं, जब फीमोरल वेन में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल। फिर हम आर्टरी में भी डालते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि आर्टरी में कैनुला कब डालना है, क्यों डालते हैं, वीनस में सेंट्रल में कैनुला कब डालते हैं, कौन से तरह के होते हैं, किस नंबर का डालते हैं, कौन सी इसमें सेट खुलेगा, जूलर सेट खुलेगा, आर्टेरियल सेट खुलेगा, इतना सब आपको आना चाहिए इंट्रो जब देने जाएंगे एक अच्छे हॉस्पिटल में। आर्टेरियल लाइन कौन कौन सी तरह की होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ईसीजी मशीन से शुरू करेगा वो, मतलब स्टार्ट तो करेगा आपको इन्फेक्शन कंट्रोल से मेरे हिसाब से। उसके बाद सारे प्रोसीजर्स, ये जो प्रोसीजर्स हैं आपको, क्योंकि स्टाफ हमारे हॉस्पिटल का, हमारे वार्ड का, हमारे आईसीयू का एक अहम हिस्सा होता है, इंटेग्रल पार्ट होता है। उसके बिना ये सब कर पाना असंभव है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर स्टाफ ना हो तो अकेला डॉक्टर ये सारे काम नहीं कर सकता। इसलिए एक स्टाफ का ट्रेंड होना, उसको बीमारी के बारे में बेसिक नॉलेज होना, और प्रोसीजर के बारे में, कौन सा सेट खोलना है, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, किस किस नंबर का सेट चाहिए, कौन सी चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट, हर प्रोसीजर की चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट का फायदा ये है कि आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करते, एक प्रोटोकॉल बन जाता है उससे, तो ये चीज़ आप मिस नहीं करोगे। इतना काम एक नर्सिंग स्टाफ को आना चाहिए, आना भी चाहिए। और ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब आना तो चाहिए, आओगे तभी तो आप वो अपना इंटरव्यू क्लियर करोगे और अच्छे मार्क्स लेके आप अपनी अच्छी सैलरी ले सकते हैं और आप अपनी अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। एक तो आप स्टाफ बन के रहे, एक आप सुपरवाइजर बन के रहे, वो सब डिपेंड करता है कि आप में कितनी स्किल है सीखने की, करने की, और कितनी आपको नॉलेज है, ठीक है। ये सब हमारे जो मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू देते हैं उनमें भी ये चीज़ पूछते हैं, बेसिक चीज़ें, तो ये दोनों के काम आएगा, ठीक है। चेकलिस्ट होनी चाहिए, सारे प्रोसीजर में वही फॉलीज, सेंट्रल लाइन, आर्टेरियल लाइन, इंटुबेशन, और सुप्राप्यूबिक कैल्कुलाइजेशन, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी प्रोसीजर हैं। अब जैसे सीसीटी करवाने के लिए हमें ओरल कंट्रास्ट देना पड़ता है, कई बार मैक्सिमम टाइम आईवी किटा देना पड़ता है। तो इस तरह ये सारे प्रोसीजर हमें एक स्टाफ को पता होना चाहिए कि इस प्रोसीजर करने के लिए, जैसे ब्लड कल्चर लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ ब्लड कल्चर्स। स्टाफ को पता होना चाहिए कि जब भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले डॉक्टर साहब एक कल्चर लिख के देते हैं। वो ब्लड कल्चर लेने का तरीका क्या है, कैसे लेना है, कितने टाइम में 2 सेट लेने होते हैं, उसके लिए कौन सी गाउन डालना है या क्या करना है, कौन से ग्लव्स यूज़ करने हैं, स्टरलाइज करने हैं, लूज करने हैं, इतना कुछ एक स्टाफ को पता होना चाहिए। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि
कल्चर से पहले या इस सब प्रोसीजर से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लोगे आप, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो बेसिक गलतियां ना करे, इन्फेक्शन को मिनिमल करे, जितना हो सके इन्फेक्शन को रोके और बीमारी के अर्ली साइंस को पकड़ ले। अब मैं अगले टैब में बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पेशेंट क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि क्या क्या पता होना चाहिए। तो था अभी ये इतना होना चाहिए इक्विपमेंट के बारे में, मॉनिटर्स, सारे मशीन्स के बारे में। हाँ, एक मशीन और आप जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफिब्रिलेटर। मतलब डीसी शॉक की मशीन होती है। जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, जब शॉक के रिदम देनी होती है हमें, जब तो हम शॉक देते हैं पेशेंट को, उसको इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं उसको हम। तो ये सब पता होना चाहिए कि कितने जूल की एनर्जी है इसमें, मोनोफेजिक है या बाईफेजिक है, डिफिब्रिलेटर में कौन कौन सा ऑप्शन है, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग का ऑप्शन है कि नहीं, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल पता होना चाहिए। इक्विपमेंट में जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है हमारे NIV, CPAP, BiPAP, उसमें कितने तरह के मोड होते हैं, S मोड है, T मोड है, ST मोड है, अवैप्स मोड है। फिर वेंटिलेटर्स जो कि इन्वेजिव वाले में यूज़ करते हैं हम लोग। कुछ वेंटिलेटर में नॉन इन्वेजिव मोड भी इनबिल्ट होता है और HFNC भी होता है, किसी में नहीं होता है। तो वेंटिलेटर के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से मोड्स होते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। और ABG मशीन, इतना कुछ और भी है इसमें कि कौन सा सैंपल, ब्लड सैंपल कौन सी वायल में जाएगा, ब्लड सैंपल विच वायल, कब लेना है सैंपल, ये पता होना चाहिए। टाइमिंग ऑफ सैंपल हालांकि डॉक्टर निर्धारित करता है, डॉक्टर बताता है, लेकिन फिर जितना स्टाफ को पता होगा उतनी ही डॉक्टर को हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीजें अभी स्टार्ट करी थी हमें वाइटल चार्टिंग से, इन्वेस्टिगेशंस, देन इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर से। अब जो अगली चीज है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि ड्रग्स क्या क्या है, बेसिक ड्रग कौन कौन सी पता होनी चाहिए स्टाफ को, किस किस ड्रग के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ड्रग्स के बारे में एक स्टाफ से पूछा जा सकता है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल डैडी डॉक्टर प्रवीण मेडिसिन, जो कि DPM के नाम से दिखेगा आपको, और रिलेटेड वीडियोस और सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगला जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है फार्मेकोलॉजी, लेकिन मेन ड्रग्स बता रहा हूँ जो एक स्टाफ को पता होना चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स में बहुत लंबी लिस्ट है, मैं वो बता रहा हूँ जो हम यूज करते हैं। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एट्रोपिन, सोडा बाइकार्ब। किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एड्रेनलिन कब देते हो आप, कितना देते हो, कैसे डिजोल्व करते हो, नॉरेड कैसे बनाते हो, एट्रोपिन कितना देते हो, कैसे देते हो, एक एम्पुल में कितना होता है। इतनी डिटेल्स आपसे वो ऑफिसर जो इंचार्ज इंटू ले रहा है आपका पूछ सकता है आपसे। सोडा बाइकार्ब, कैल्शियम, D25 और KCl, ठीक है। इसके बाद अमायोड्रॉन, लिग्नोकेन, हिपेरिन, एबिल, डेक्सोना, हाइड्रोकोट। ये ड्रग मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ड्रग हम यूजली हमारे काम में आती रहती है इमरजेंसी में, ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी ड्रग हैं, क्लासिफिकेशन का ड्रग करूँ तो बहुत लंबा, मैं सिर्फ ब्रीफिंग कर रहा हूँ। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, इसके लिए अलग से वीडियो में आपको सुनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, हाउ टू क्लासीफाई। डायरेटिक्स,
सीडेटिव्स। एक और जो हम यूज़ करते हैं यूजली आईसीयू में, दैट इज़ एट्राक्योरियम, रूक्रोनियम, वीक्रोनियम, या इसका मसल रिलैक्सेंट, एमआर कहते हैं इनको, सक्सिनिकोलिन वगैरह। और सीडेटिव्स, सीडेटिव में मिडाजोलाम, लोराजुपाम एंड फेंटानिल, डाइजापाम, ये ऑल दीज कम इन इमरजेंसी यूज, किसी भी टाइम इनकी यूज पड़ सकती है अपने को, ठीक है। देन सीडेटिव्स, एंटी कन्वर्जेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपसे जो पूछ सकता है वो आपसे एक इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इमरजेंसी ड्रग के बारे में एटलीस्ट बता पाएं कि कैसे डिजोल्व करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि केसीएल कैसे दोगे आप, कितने में डाइल्यूट करते हो। नोरेट के बारे में पूछ सकते हैं, डोपामीन के बारे में पूछ सकते हैं, डोबुटामीन के बारे में पूछ सकते हैं, एनटीजी के बारे में पूछ सकते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में पूछ सकते हैं, लिवोसिमेंडान के बारे में पूछ सकते हैं, वेजोप्रेसिन के बारे में पूछ सकते हैं। ये कितना बनाते हो, कैसे देते हो, कितने में कितना बनाते हो। और जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एंटीबायोटिक्स, हमारे आईसीयू का कॉर्नरस्टोन रहती हैं। एंटीबायोटिक्स को कैसे देना है वो डॉक्टर बताएगा, कितने में डाइल्यूट करना है, ठीक है, कितने में डाइल्यूट करना है, कितने इन्फ्यूजन रेट पे देना है, ये सब डॉक्टर बताएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेन जो मीरोपेनम, पिपजो, अमोक्सिक्लेव, सेफ्ट्रैक्सोन और कोलिस्टीन, पोलीमिक्सिन, मिनोसाइक्लिन्स, क्लिंडामाइसिन्स, ये कैसे देते हैं हम लोग ना, इतना यू शुड नो। उसके बाद इतना कुछ पढ़ने के बाद अभी आपका N2 के लिए टॉपिक खत्म नहीं हुए। अभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बीपी चेक कैसे करोगे, बीपी चेक करके दिखाओ, क्योंकि इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बीपी कैसे माप, इसके लिए अलग से वीडियो है मेरी, उस पर आप जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि बीपी मेजरमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर चेक कैसे करोगे। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। एक्सियल वाले में और कोर में कितना फर्क आता है, ओरल वाले में कितना फर्क आता है, ऑटोमेटिक वाला और मैनुअल वाले में कितना फर्क आता है, और दोनों में क्या फ़र्क है। दूसरा, कितनी देर तक लेना है। तीसरा, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है उस थर्मोमीटर की। चौथा, फीवर कब कहोगे, मतलब ये सब जब पूछने पे आएगा इंटरव्यू में, तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पूछ सकता है आपसे। टेम्परेचर ग्राफ के बारे में पूछ सकता है आपसे कि टाइप ऑफ फीवर कैसे डिटेक्ट करोगे, कि टाइप ऑफ फीवर क्या है, ठीक है। जितने आप अच्छे हॉस्पिटल में, जितने बढ़िया एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाओगे, इतनी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो आपसे आना चाहिए आपको। उसके बाद ओरल टेम्परेचर किस में नहीं मापना, एक्सिलरी किस में नहीं मापना, ये सब पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि नेबुलाइज करोगे कैसे करोगे, किस पोजीशन में करोगे, ठीक है, और अनीमा कैसे देना होता है, टाइप ऑफ अनीमा क्या होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि पेशेंट केयर बंडल क्या क्या है। वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको फुल बॉडी केयर से लेके ओरल केयर है, आई केयर है, फिर सारी फुल बॉडी स्पंजिंग है, फिर ब्लैडर केयर है ना, सारा पेशेंट केयर बंडल, बैक, ब्लैडर, बॉवल, ठीक है। ये केयर्स आपको पता होना चाहिए कि बैक केयर कैसे करोगे। सब आपसे पूछ सकता है कौन सी शीट यूज़ करोगे, एयर बेड कब यूज़ करोगे, वाटर बेड कब यूज़ करोगे, ब्लैडर केयर कैसे करते हो, कैथेटर केयर कैसे करते हो, बॉल वॉश कब करोगे, ब्लैडर वॉश कब करोगे, अनीमा देने की टेक्निक क्या है, जो हाई बॉल वॉश अनीमा देते हैं, हाई बॉल वॉश, हाई बॉल अनीमा, हाई बॉल वॉश कह लो, ये कब करते हैं और क्या तकनीक है ऐसी करने की। ये मेन चीज़ें हैं आईसीयू की, तो ये तो आपसे एक्सपेक्ट करते ही हैं। इन्फ्यूजन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब हम ए लाइन डालते हैं तो उसका वैम्प सेट कैसे करते हो, जीरोइंग कैसे करते हो ए लाइन के बाद। अगर आपको जीरोइंग करनी नहीं आती तो फिर आप ए लाइन का प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे। वेव्स कब कहते हैं कि ये अंडर डैम्पिंग है, ओवर डैम्पिंग है, नॉर्मल वेव्स हैं, तो इतना कुछ आपको आना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कवर बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं मेन जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपसे पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे अभी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो आपने बता ही दिया। आरएफटी में क्या क्या कवर होता है, आप बोलोगे आरएफटी तो पता नहीं। आरएफटी के बारे में आपको सारे कंपोनेंट, क्रेटिनिन, यूरिया, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन रूटीन, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स, इतना कुछ आरएफटी में आता है जो कि हम केवल बता नहीं पाते हैं। ऐसे ही एनएफटी में पूछ लेते हैं एएसटी, एएलटी, एएलटी को एचजीपीटी कहते हैं, एएसटी को एचजीओटी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। एचजीपीटी एंड एचजीओटी। सीरम बिलिरुबिन, बिलिरुबिन 3 तरह का, टोटल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी इतना तो पता है, लेकिन बाकी के बारे में आपको पता नहीं होगा शायद, जो बता देता हूं मैं आपको। सीरम एल्बुमिन, पीटीआईएनआर, जीजीटीपी, 5-टोपो आइसोमरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इतना कुछ आपको एलएफटी के बारे में आना चाहिए। ऐसे ही कार्डिक मार्कर होते हैं, वो पूछेंगे कौन कौन से होते हैं। सीपीकेएमबी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोप आई, हाई सेंसिटिव आ गया आजकल। उसके बाद डी डाइमर, एंटी प्रो बीएनपी, मुश्किल नहीं है, सब पता होना चाहिए मोटा मोटा इसके बारे में, ठीक है। सीके और सीकेएमबी की रेशियो निकालते हैं, सीपीकेएमबी की, ठीक है। उसके बाद यूरिन के टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन रेशियो, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, यूएसीआर 24 आवर यूरिन प्रोटीन, स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड, ठीक। ये सीबीसी इंपॉर्टेंट जो आप भूल गए हैं, सबसे पहले करना सीबीसी। ये पूछ सकता है सीबीसी के पार्ट क्या क्या होते हैं, आप उसमें फंस जाओगे। सीबीसी का पार्ट बताना टफ हो जाता है आपके लिए। सीबीसी में सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ग्लूकोज कितनी है, ठीक है। न्यूट्रोनल लिम्फो, मोनोइसिनो, बेसोफिल्स, ठीक है। फिर इसमें हम पीबीएफ भी करते हैं। फिर इसमें बाकी पैरामीटर होते हैं। आरबीसी काउंट कितना है, हेमाटोक्रिट कितना है, जो कि भाई याद चेक ही नहीं करते कई बार हम। आरबीसी काउंट कितना है, हेमाटोक्रिट कितना है, टाइप ऑफ, अगर एमसीवी कितनी है, एमसीएच कितना है, ठीक है। N/L रेशियो क्या है, प्लेटलेट काउंट कितने हैं, ठीक है। तो ये इतना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि आपको इतना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारा रहता है ब्लड गैस एनालिसिस, बीजीए कह देते हैं, कई लोग एबीजी कह देते हैं। आईसीयू का जो फ्रीक्वेंट टेस्ट है एबीजी, है ना। तो इतना कुछ आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना कुछ आपको, हम ये नहीं कहते कि क्रिएटिनिन बढ़ गया तो टाइप ऑफ फेलियर क्या हुआ, इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि एबीजी में अगर CO2 बढ़ा है तो, और जहाँ ऑक्सीजन कम हुई है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आप सर इसमें ऑक्सीजन घट रही है, इसमें CO2 बढ़ रही है। इतना पता होगा तो आप अकॉर्डिंगली डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं बीमारी को ढूंढने में। जो अगली चीज है वो आपको 2-3 ईसीजी दिखा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि पूरी ईसीजी आपको आनी चाहिए। 3 तरह की ईसीजी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लाइफ थ्रेटनिंग है। अगला टॉपिक है हमारा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है ईसीजी में क्या क्या आपको आना चाहिए इमरजेंसी के लिए। 3-4 चीजें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक तो ब्रेडिकार्डिया पहचान लो। तो ब्रेडिकार्डिया आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हार्ट रेट लेस देन 60 है ना। अगर 50 से कम जा रही है तो आप फटाफट डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आप ईसीजी निकलवाएंगे, टाइप ऑफ ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक तो नहीं है, साइनस है या ब्लॉक है। दूसरा टैकीकार्डिया, मोर देन 100 जैसे हो आप डॉक्टर को बताएंगे कि सर टैकीकार्डिया हो रहा है, आप इस तरह ईसीजी देखेंगे, ईसीजी में चेंज देखेंगे, रिदम देखेंगे, रेगुलर है कि नहीं। बस ये मैं नहीं कहता कि अभी आप देखिए, इतना एटलीस्ट कुछ रिदम मैं बता देता हूँ आपको, वो आने चाहिए आपको। ये रिदम देख लीजिए, इसको हम वीएफ कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके अगले बाद डेथ होने वाली है अगर आपने यहीं पर नहीं रोका तो। यहाँ पर इंटरवीन नहीं किया, यहाँ इंटरवीन नहीं किया तो आप पेशेंट डेथ में जा सकता है।
देखो 3 स्टेप, इनको बोलते हैं वीपीसी। ये पता होना चाहिए, वीपीसी मतलब नॉर्मल ईसीजी में कुछ और आ रहा है तो वीपीसी, ठीक है। फिर होता है एएफ की। एएफ में क्या है कि आपको पीवीएफ नहीं मिलेगी, आर इंटरवल वैरी मिलेगा, तो एएफ। दूसरा ये भी वीटी है लेकिन पॉलीमॉर्फिक वीटी है। ये चीज आपको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो आपको पता होना चाहिए। इतना पता होगा तो आप डॉक्टर से कनेक्ट में आके फटाफट आप शॉक दे सकते हैं, जो शॉकेबल रिदम होती है, ठीक है। तो पल्सलेस वीटी और वीएफ, दीज आर द शॉकेबल। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल आर नॉन शॉकेबल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं टाइप ऑफ डिफिब्रिलेटर कौन कौन से होते हैं, फिर आप बता दोगे मोनोफेजिक बाइफेजिक, है ना। तो फिर आपको जो बेसिक आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, सीपीआर के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो बाय सीपीआर। सीपीआर के लिए एक अलग से मैं आपको क्लास लूंगा, आपकी एसीएलएस की, एसीएलएस और बीएलएस की क्लास लूंगा आपकी। उसमें बताऊंगा कि व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन अभी ब्रीफिंग के लिए आपसे पूछ सकता है कि जब पेशेंट का सीपीआर कर रहे होते हो, पेशेंट इंटुबेटेड है या भी नॉन इंटुबेटेड है, तो क्या सीक्वेंस होती है। अगर नॉन इंटुबेटेड है तो आप 30:2 का चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग दोगे, मतलब 30 बार। ये सिर्फ 15 सेकंड के लिए होगी ये साइकिल, ऐसी हम 5 साइकिल करते हैं। तो हम यूजली करते हैं कि 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट हो जाए एडिक्वेट डेप्थ वाले, जो कि 2.5 सेंटीमीटर इन एडल्ट एंड इन अदर कम होती है, और इफेक्टिवली रिकॉइल और मिनिमल इंटरप्शन। इसका मतलब ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके की जब मैं क्लास लूंगा आपके लिए। तो अभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार चेस्ट कंप्रेस करोगे, आप बोलोगे 100 से 120 होनी चाहिए। अगर पेशेंट इंटुबेटेड है तो हम 100 से 120 पर मिनट लेंगे और हर 6 सेकंड में एक ब्रेथ देंगे। वेंटिलेटर पे है तो हम वेंटिलेटर अपने आप सेट कर सकते हो उसका रेट, और आप अपने कंप्रेशन पे ध्यान दोगे। पेशेंट इंटुबेटेड नहीं है तो 30 और 2 की रेशियो में आप अपने सीपीआर को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। सीपीआर करने के एक तरीका है, वो मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा कि कैसे आपकी एल्बो फिक्स होनी चाहिए, आपको कैसे आपको अपनी बॉडी का वेट फिक्स करना है, सेंट्रलाइज करना है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको एक इंट्रो के लिए पता होना चाहिए। आई थिंक इतना आप पढ़ के जाएंगे आप इंट्रो के लिए, चाहे आप एमओ के लिए अपीयर हो रहे हैं, किसी मेडिकल ऑफिसर के लिए अपीयर हो रहे हैं, और या फिर आप किसी नर्सिंग इंट्रो के लिए अपीयर हो रहे हैं। जो एमओ के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एडिशनल मैं बता देता हूँ। वो आपसे वैक्सीनेशन के बारे में, वैसे तो नर्सिंग को भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वैक्सीन के बारे में हो जानते हैं आप, वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए सारा डिटेल। जो इंडियन इम्यूनेशन वाला शेड्यूल है वो पता होना चाहिए। एक अडल्ट वैक्सीनेशन के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं फ्लू वैक्सीन, टेटनस वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इस तरह बहुत तरह की वैक्सीन है, वो भी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वैक्सीन कैसे लगते हैं और कहाँ कहाँ लगाते हैं। बी की वैक्सीन, फिर डॉग बाइट के लिए रेबीज की वैक्सीन, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आप जब तो आई थिंक इतना आप अगर दे दोगे तो आपके लिए क्या हेल्प हो जाएगी। कि लास्ट हमारा टॉपिक रह गया, जो हम एक स्टाफ से और एक मेडिकल ऑफिसर से जो वहां पर है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। किसी पेशेंट को एकदम टेकिकार्डिया हो गया, एकदम ब्रेडिकार्डिया हो गया, एकदम स्वेटिंग हो रही है, एकदम घबराहट हो रही है, एकदम ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, एकदम रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, तुरंत
ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि दीज आर द अर्ली, एक आउटपुट कम हो गया, दीज आर द अर्ली साइंस। अगर इनको हमने टाइमली ट्रैक नहीं किया तो पेशेंट कैन गो इनटू डेथ। इनको हमने इग्नोर नहीं करना है, इवन स्वेटिंग को और घबराहट को आपने इग्नोर नहीं करना है। दूसरा पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आपसे पूछ सकते हैं कि वेंटिलेटर के मोड कौन कौन से होते हैं। ये मैं पहले आपको बता दूं, आपको दो तरह का होता है वेंटिलेटर, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में मेनली हम सीपैप, प्रेशर सपोर्ट प्लस सीपैप एंड बाईपैप। किसी वेंटिलेटर में एस और एस टी मोड के नाम से होता है, टी मोड है, इस तरह होता है। इन्वेजिव में फिर हम ये देखेंगे कि पूरा पैरालाइज करके लिया हुआ है तो कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, असिस्ट वाला है तो असिस्ट वेंटिलेशन, फिर होता है स्पोर्ट। ये तो कंट्रोल हो गया, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, ठीक है, ऐसे असिस्ट होता है, वॉल्यूम असिस्ट, प्रेशर असिस्ट। फिर होता है स्पोर्ट मोड, प्रेशर स्पोर्ट इंपॉर्टेंट है काफी। तो इन सब डिटेल के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से पेशेंट में कौन सा वेंटिलेटर का मोड आपने एडजस्ट करना है, कब आपने पेशेंट को वेंटिलेटर देना है, कब आपने पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, कब आपने पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाना है। ये एक अलग से टॉपिक है, अभी नहीं पढ़ा सकता मैं इसी छोटी सी वीडियो में। तो लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम पेशेंट को पैरालाइज कर देते हैं, जब हमें पेशेंट वेंटिलेट करना होता है तो हम पहले कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन मोड पे लेते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट सांस थोड़ा डिफिकल्टी ब्रीथिंग के साथ ले रहा है लेकिन होश में है पूरी तरह से, तो फिर हम नॉन इन्वेजिव मोड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सीओपीडी पेशेंट होते हैं लेकिन हमें लगता है कि ये पेशेंट जल्दी अरेस्ट होने वाला है, इसको एनआईवी को नहीं टॉलरेट कर सकता, तो हम तुरंत इंटूबेट करके इन्वेजिव मोड पे लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन इन्वेजिव मतलब कि हमने उसके अंदर इन्वेट नहीं किया, हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं डाली है या ट्रेकियोस्टमी नहीं की है उसकी। इन्वेजिव मतलब जब हम उसके ट्रेकिया के कॉन्टैक्ट में आ गए सीधे, यहाँ हम ट्रेकिया कॉन्टैक्ट में सीधे नहीं है, मुंह वाले इंटरफेस के बीच में है अभी, ठीक है। तो फिर आपसे पूछ सकता है कि सर्किट कौन कौन से तरह के सर्किट होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन इन्वेजिव कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूब्स कौन कौन सी होती हैं, ईटी ट्यूब्स के बारे में पूछ सकता है, एलएमए के बारे में पूछ सकता है, मीन सारी सुप्रा ग्लोटिक डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। फिर और ओपीए के बारे में, गुडल एयरवे के बारे में पूछ सकता है, नेजोफिजियल एयरवे के बारे में पूछ सकते हैं। फिर सक्शनिंग के बारे में इंपॉर्टेंटली पूछ सकते हैं, कितनी देर तक सक्शन करना होता है, ठीक है। सक्शन करते वक्त अगर आपको लग रहा है कि सिक्रेशन थिक है तो क्या करना है, चेस्ट पीटी कैसे करनी है, व्हील ऑफ चेंज क्या है, कैसे आपको पोजिशनिंग करनी है पेशेंट की ताकि बेड सोर्स ना बने, आईसीयू की व्हील ऑफ चेंज, टाइप ऑफ पीटी, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स, कफ अनकफ, ठीक है, उसके लिए असिस्ट डिवाइसेस, बुजी, स्टाइलेट, लेरिंगोस्कोप के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन सा लेरिंगोस्कोप यूज करोगे, अगर आपको डिफिकल्ट इंट्यूबेशन लग रहा है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या बैकअप होना चाहिए। इतना कुछ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं एक इंटरव्यू के दौरान और एक अच्छी केयर के दौरान भी, ठीक है। इन्फ्यूजन पंप होते हैं, इन्फ्यूजन पंप टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन पंप कौन कौन से होते हैं। तो आई थिंक अगर आप इतना पढ़ लोगे और बीमारियों के बारे में, मेन बीमारियां जो यूजली हम यूज करते हैं आईसीयू में, सीओपीडी, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सीएचएफ, एकीआई, सीकेडी, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया, इन चीजों के साथ वी शुड बी फैमिलियर। अस्थमा, न्यूमोनिया, यूटीआई, तो इन चीजों के साथ वी शुड बी फैमिलियर। आई थिंक जब अगर हम इतना पढ़ लेंगे, इतना समझ लेंगे तो हम किसी भी इंटरव्यू में पीछे नहीं रहेंगे। और अब ये रिकमेंडेड जो मैंने वीडियो और बनाई हुई है रिलेटेड टॉपिक्स ही, वो आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो ये मेरा वादा है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता। Thanks for watching. Kindly don't forget to subscribe, like and share and comment please. Thank you.